नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित ब्रजमोहन व्यास जी की आत्मकथा मेरा कच्चा चिट्ठा का एक छोटा सा अंश जिसका नाम है कच्चा चिट्ठा। यह उनकी आत्मकथा मेरा कच्चा चिट्ठा का एक छोटा सा भाग है तथा इसका नाम कच्चा चिट्ठा इसलिए रखा है क्योंकि उनके जीवन की जो बातें कोई नहीं जानता, उन बातों को व्यास जी ने अपनी आत्मकथा में बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यास जी की सबसे बड़ी देन इलाहाबाद संग्रहालय है, जिसके लिए उन्होंने आजीवन सामग्री इकट्ठी की और वह भी कम से कम दाम खर्च करके। व्यास जी इलाहाबाद नगर पालिका के लंबे समय तक कार्यकारी अधिकारी रहे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी के सहयोग से संग्रहालय के भवन का निर्माण करवाया। उनका जीवन संग्रहालय को ही समर्पित था। इसका पता इस पाठ से चलता है। व्यास जी आजीवन संग्रहालय के लिए देश के कोने कोने से सामग्री इकट्ठा करते रहे। उन्होंने इलाहाबाद संग्रहालय के निर्माण से जुड़े अपने अनेक संस्मरणों का वर्णन इस अंश में किया है। तो आइए उनके जीवन से जुड़ी कुछ रोचक तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि जो व्यास जी हैं, ब्रजमोहन व्यास जी, इनको पुरातत्व की वस्तुओं से बहुत प्रेम था। इनकी रुचि उनमें बहुत अधिक थी, इसलिए इनको जहाँ भी ऐसी कोई वस्तु जो प्राचीन काल से जुड़ी हो दिखाई देती थी, ये उस वस्तु को ले लेते थे या खरीद लेते थे, किसी तरीके से भी उसको हासिल कर लेते थे। इतना प्रेम इनको प्राचीन वस्तुओं से रहा। अब हम इसमें उन्होंने कुछ पाठ में कुछ कहावतें और लोकोक्तियों का प्रयोग किया है, उनको पढ़ लेते हैं और उनका अर्थ समझ लेते हैं। प्रथम है, मैं कहीं जाता हूँ तो छूछे हाथ नहीं लौटता। इसका अर्थ है कि लेखक छूछे अर्थात खाली हाथ कहीं से भी नहीं लौटते थे। वह जहाँ भी जाते थे कुछ ना कुछ संग्रहालय के लिए सामग्री एकत्रित कर लेते थे। दूसरा है, चांद्रायण व्रत करती हुई बिल्ली के सामने एक चूहा आ जाए तो बेचारी को अपना कर्तव्य पालन करना ही पड़ता है। इसका अर्थ है कि बिल्ली भले ही पुण्य कमाने के लिए व्रत रख ले, परंतु जब कोई चूहा उसके सामने आ जाए तो उसे मारकर खाना उसका कर्तव्य हो जाता है। चूहा खाने के लालच को वह छोड़ नहीं पाती। उसी प्रकार लेखक के सामने जब कोई पुरातत्व वस्तु आ जाती थी तो उसे वो अनदेखा नहीं कर सकते थे। वह उसे खरीद लेते या छल कपट से प्राप्त करते या उसे चोरी ही कर लेते, परंतु उस वस्तु को छोड़ते नहीं थे। तीसरा है, अपना सोना खोटा तो पर खवैया का कौन दोष। इसका अर्थ है कि अपने सोने में ही खोट हो तो फिर उसे खोटा बताने वाले सुनार का क्या दोष। इलाहाबाद के आसपास जब कोई पुरातत्व से जुड़ी हुई वस्तु चोरी होती तो इसका सीधा दोष व्यास जी पर लगता। व्यास जी कहते हैं कि वे इसके लिए किसी को दोषी नहीं मान सकते, क्योंकि उन्हें अपनी चोरियों का पता होता था। कौशाम्बी की यात्रा। अब उनकी जीवन की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ लेते हैं जो उन्होंने इस पाठ में आपको बताई हैं। कौशाम्बी की यात्रा। व्यास जी संग्रहालय के लिए सामग्री इकट्ठा करने हेतु देश के कोने कोने में घूमते रहते थे तथा इसी कार्य की पूर्ति के लिए लेखक 1936 में कौशाम्बी की यात्रा पर गए। कौशाम्बी से दूर पसोवा नामक स्थान है, जहां पर लेखक कुछ सामग्री मिलने की आशा में चले गए। पसोवा के बारे में प्रसिद्ध है कि यह एक जैन तीर्थ स्थान है। कहा जाता है कि वहां महात्मा बुद्ध एक गुफा में व्यायाम करते थे और सम्राट अशोक ने बुद्ध के नाखून एवं बाल युक्त एक स्तूप भी बनवाया। अब वहां केवल पहाड़ी मात्र है। बच्चों, सम्राट अशोक ने एक स्तूप बनाया था जिसमें उन्होंने महात्मा बुद्ध के नाखून के कुछ टुकड़े और उनके बाल रखे थे, जो अब वहां पर नहीं हैं। अन्य
वस्तुएं भी नष्ट हो गई हैं। अब ये चीजें वहां हमें नहीं मिलती हैं। व्यास जी ने आसपास के गांवों से मिट्टी की मूर्तियां और मनके आदि इकट्ठे किए। कौशाम्बी से लौटते हुए एक गांव से गुजर रहे थे तो एक पेड़ के नीचे उन्हें चतुर्मुख शिव की सुंदर मूर्ति दिखाई दी, जो 20 किलो की थी। वह उसे उठा लाए और संग्रहालय में रख दिया। उस क्षेत्र में जब कोई कलाकृति गायब होती तो पहला शक व्यास जी पर ही जाता। उस गांव से जहां से मूर्ति लाई गई थी, उसी गांव के 15-20 लोग व्यास जी के कार्यालय पहुंच गए। उन्होंने व्यास जी को बताया, मूर्ति के गायब होने के उस दिन से उन्होंने पानी तक नहीं पिया है। यह सुनकर व्यास जी ने अपनी भूल स्वीकार की और गांव वालों को मूर्ति वापस दे दी और उसके साथ ही उन्होंने उन गांव वालों की सेवा भी की, उन्हें पानी पिलाया और उन्हें खाना भी खिलाया। जो उनका व्रत था, उस व्रत को उन्होंने तोड़ा और उनको अनाज खाने के लिए दिया। व्यास जी के जीवन की दूसरी घटना भी कौशाम्बी से जुड़ी है। व्यास जी कुछ न कुछ नया खोजने के लिए कौशाम्बी के गांव में घूम रहे थे कि अचानक एक खेत की मेड़ के किनारे महात्मा बुद्ध की 8 फुट की मूर्ति पड़ी दिखाई दी। तो व्यास जी ने वह मूर्ति लेने की कोशिश की तो वहां एक बुढ़िया जो खेत में काम कर रही थी उस पर अपना हक जमाने लगी। उसने कहा कि यह मूर्ति उसके खेत से निकली है और बड़ी मुश्किल से इस मूर्ति को निकाला गया है। तो व्यास जी ने थोड़ी सी चालाकी करते हुए बुढ़िया को 2 रुपए में वह मूर्ति देने के लिए कहा। उस मूर्ति का सिर कटा था और उसके पांव की ओर मूर्ति की निर्माण की तारीख अंकित थी। बुढ़िया ने वह 2 रुपए में व्यास जी को मूर्ति दे दी, जिसे इन्होंने इलाहाबाद संग्रहालय में रख दिया। तीसरा संस्मरण भद्रमठ शिलालेख क्षतिपूर्ति से संबंधित है। कौशाम्बी से दूर एक गांव में गुलजार मियां के पास भद्रमठ शिलालेख था। व्यास जी गुलजार मियां के मित्र थे और यह शिलालेख उन्हें ही देना चाहते थे। भारत के पुरातत्व विभाग के महानिदेशक ने जबरदस्ती यह शिलालेख 25 रुपए में गुलजार मियां से खरीद लिया। इस विषय में व्यास जी के साथ उनका पत्र व्यवहार और विवाद भी हुआ। व्यास जी भद्रमठ शिलालेख जैसी कोई अन्य चीज पाना चाहते थे और उसकी खोज के लिए वह पुनः गुलजार मियां के गांव आए। उनके गांव के एक कुएं की पत्थर की बंडेर पर कुछ लिखा हुआ था। गुलजार मियां ने वह शिलालेख व्यास जी को दे दिया। इस प्रकार व्यास जी ने भद्रमठ के शिलालेख के चले जाने की कमी को पूरा कर लिया। अब आगे है मैसूर यात्रा। अगली घटना है मैसूर यात्रा। व्यास जी का चौथा प्रसंग मैसूर यात्रा का था, जिसमें वह अपने एक मित्र गोपाल शरण सिंह के साथ मैसूर यात्रा पर गए। उनके मन में कलाकृतियों के संग्रह और दक्षिण भ्रमण की लालसा थी। व्यास जी ने सुन रखा था कि दक्षिण में तालपत्रों पर लिखी पोथियां सस्ती और बहुतायत में मिल जाती हैं। उन्होंने हाई कोर्ट के एक वकील से कुछ पुराने सिक्के और कांस्य प्रतिमाएं खरीदी, परंतु एक कीमती और दुर्लभ नटराज की मूर्ति वह खरीदना चाहते थे, परंतु उसकी कीमत बहुत अधिक थी, जिस कारण वह उसे खरीद ना सके और उसका उन्हें बहुत दुख हुआ। व्यास जी मद्रास के रामेश्वरम मंदिर गए, जहां उन्हें पंडों ने घेर लिया। उन्होंने एक शर्त रखी कि उसी को अपने वंश का पंडा बनाएंगे जो उन्हें सबसे अधिक तालपत्र की पोथियां भेंट करेगा। इस प्रकार उन्होंने वहां से तालपत्र पर लिखी पोथियों का एक बड़ा गट्ठर प्राप्त कर लिया। इसके बाद एक और घटना उन्होंने बताई है। एक बार एक फ्रांसीसी पर्यटक व्यास जी द्वारा निर्मित संग्रहालय देखने इलाहाबाद आया। उसने कहा कि संग्रहालय सचमुच कीमती है और रुपयों में इसकी कीमत लाखों में है। उसने बुद्ध की मूर्ति को 10,000 में खरीदने की पेशकश भी की, परंतु व्यास जी ने मूर्ति बेचने से इनकार कर दिया। फ्रांसीसी पर्यटक ने कहा, इतनी कीमत सुनकर तो किसी का भी ईमान डिग सकता है। इस पर लेखक महोदय व्यंग्य पूर्वक कहते हैं, ईमान जैसी चीज उनके पास है ही नहीं। यदि होती तो अब तक यह मूर्ति बिक चुकी होती। कहने का अर्थ यह है कि बिना पैसा खर्चा इतना बड़ा संग्रहालय बनाना
ईमानदारी से ही संभव था। बच्चों, व्यास जी की इस आत्मकथा के छोटे से अंश में हमें यह पता चलता है कि व्यास जी ने संग्रहालय के लिए कलाकृतियां जुटाने के लिए बहुत मेहनत की, ठीक गलत काम भी किए, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी आत्मकथा में किया है। वह कहते हैं कि लोक हित का कार्य करते समय यदि थोड़ी बेईमानी भी मुझे करनी पड़े तो मैं करूंगा। बेईमानी के लिए प्रायश्चित भी कर लूंगा या दंड सह लूंगा, परंतु लोक हित का अवसर नहीं छोड़ूंगा। इस आत्मकथा को उन्होंने कच्चा चिट्ठा इसलिए कहा है क्योंकि इसमें उन्होंने अपनी कमियों का भी वर्णन किया है। बच्चों, इसी के साथ ये आपका आज का पाठ समाप्त होता है। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।